तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे केवीएल, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हेडिंग डालिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिए ये क्या कहता है भाई, ये लॉ क्या क्या हमें बताता है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ऐसी एक सर्किट है, यहाँ पे एक सेल लगा है जिसका ईएमएफ जो है वो E1 है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो R1 है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सेल लगा है जिसका ईएमएफ E2 है, और यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने बोल दिया R2 है। तो एक ये सर्किट है कंप्लीट, दो सेल और दो इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सबसे बेसिक सर्किट की बात की जा रही है। उसके बाद मान लीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है, आई, इस तरीके से पूरी सर्किट, है ना बच्चों। तो आप पोलैरिटी मार्क कर सकते हो, तो पोलैरिटी मार्क कर लो। ईएमएफ में तो कैसे पोलैरिटी मार्क करते हैं, जो बिग स्टिक है वो पॉजिटिव और स्मॉलर स्टिक नेगेटिव। रेजिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट देख के मार्क किया जाता है, तो ये हो जाएगा IR1। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये प्लस ये माइनस, ये सब आप जानते हो, है ना, मार्क करना। कोई नई चीज मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको। चलो, अब इसमें होगा क्या कि अगर आप एक पॉइंट से चलना चालू करें ए से और वापस ए पे पहुंचे, है ना। अब चलने का रास्ता आप कुछ भी ले सकते हो, चाहो तो आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, चाहो एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हो। हम तो क्लॉकवाइज चलते हैं, पूरा कंप्लीट लूप में चलते हैं और सबके लिए पोटेंशियल लिखते हैं। देखिए, तो आप ए पॉइंट से चलना चालू कर रहे हैं, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है। फिर आप ऊपर गए, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, रास्ता आपको चुनना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप किसी भी पास से चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे VA, उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो ऊपर गए तो माइनस से प्लस, एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस E1। फिर यहाँ पर प्लस से माइनस घट रही है, पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस IR1। फिर यहाँ पे घट रहा है तो माइनस E2। फिर यहाँ पे बच्चों ये प्लस है, ये माइनस है ना, मैंने प्लस लगा दिया यहाँ, प्लस से माइनस, फिर घट रहा है तो माइनस IR2 इज इक्वल्स टू, फिर कहाँ पहुंच गए बच्चों, ए पर। तो देखो VA और VA कैंसिल हो गया। अब आप इसको देखें ध्यान से, ये है क्या, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू 0। VA VA कैंसिल हो गया। यानी जब आप एक क्लोज लूप में चलते हैं, एक पॉइंट से चालू करते हैं और उसी पॉइंट पे आते हैं, तो उस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सभी का सम देखो 0 के बराबर है। यही चीज को कौन बता रहा है हमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो लॉ बना, यानी कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, वाई उसी पॉइंट पे आ रहे हो, उनका सबका समेशन जो है वो 0 है। तो इसी लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहा जाता है बच्चों, इसी लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है ना। अच्छा, यहां से एक और चीज निकल के आ सकती है, देखो ये सबको उधर ले जाओ अगर आप, तो ये हो जाएगा EMF E1 इक्वल्स टू IR1 प्लस E2 प्लस IR2। तो बच्चों ये जो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा था, इसका मतलब ये लोड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस खा रहा है। और ये जो E1 है ये पॉजिटिव था, तो ये सोर्स था। तो जितना सोर्स पोटेंशियल देगा उतना लोड पोटेंशियल लेगा, मतलब जितनी एनर्जी देगा उतनी एनर्जी लेगा। भाई यही तो चल रहा है ना यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं इस लॉ को कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस राइज, जो सोर्स है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज करा रहा है, और जो लोड है जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करा रहा है, उन दोनों का समेशन जो है बच्चों वो सेम है। तो दिस इज सेकंड डेफिनेशन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में राइज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में ड्रॉप भी होगा।
है ना। यानी जितनी एनर्जी चार्ज के पास होगी वो उतनी ही एनर्जी लोड को देगा, उससे ज्यादा या कम नहीं दे सकता। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप याद करो, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो आप देखो इसमें पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंसेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है बच्चों, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर एक पास से जाओगे, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है ये है क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन ही ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये जो वर्क डन है एक कूलम चार्ज में, अगर आप किसी क्लोज लूप में घूमोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो क्लोज लूप का वर्क डन क्या होता है बच्चों, जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज लूप में जो टोटल वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो पोटेंशियल भी क्या है, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप क्लोज लूप में घूमोगे तो समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वर्क डन इन क्लोज लूप जीरो होता है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि सर्किट में जो बैटरी जितनी एनर्जी देगी, लोड उतनी ही एनर्जी लेगा पर यूनिट चार्ज। तो हम उसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी क्लोज लूप में अब जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वी और वी लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा चलते जाइए और जो पोटेंशियल आ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, और क्लोज लूप खत्म हो जाए लिखकर इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए। मतलब ये सेकंड इक्वेशन लिखना है। ये वी और वी बार बार लिखने की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लॉ समझ गए कि किसी भी क्लोज लूप में चलने पर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आते हैं उनका सम, एल्जेब्रिक सम साइन के साथ लेना पड़ेगा, है ना। अगर घट रहा है तो नेगेटिव, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जितना पोटेंशियल राइज है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट में। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको अब हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो बच्चों जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और केवीएल है उसकी स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि द एल्जेब्रिक सम of all the potential differences of all the potential differences, है ना, in a closed loop while traveling in a closed circuit is equal to जीरो। तो उन सभी का सम इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। एल्जेब्रिक सम है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसी को आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों। कैसे लिख सकते हैं हम, और करके एक और चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द सम ऑफ all the sum of all the potential rise in closed circuit is equal to the sum of all the sum of all the potential rise in a closed circuit is equal to the sum of all the potential drop in that closed circuit या क्लोज्ड लूप, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर है कि हम इन दोनों को लिख सकते हैं। दोनों का यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया है, तो इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि केवीएल क्या बोलता है और क्या कहना चाहता है ना। और आप ये भी याद रखेंगे कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। तो चलिए, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और केवीएल आपको समझ में आया होगा। अब जब बच्चों हम केवीएल लगाते हैं किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, अच्छा सर्किट, किसी भी सर्किट को आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके आंसर चेंज नहीं होंगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, आप बुक से जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस करें, उसी क्वेश्चन को केसीएल से भी करें और उसी क्वेश्चन को केवीएल से भी करें, ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलती जाए। आपको ऐसा नहीं है कोई अलग से क्वेश्चन करना है, केवीएल से अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, केसीएल से करने के लिए अलग क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप दोनों, भले ही बुक में एक ही सॉल्यूशन दिया हो केसीएल से या केवीएल से, आप लेकिन उसको दोनों से सॉल्व करें, केवीएल भी अप्लाई करके और केसीएल अप्लाई करके, तो दोनों मेथड आपकी साइमल्टेनियसली बच्चों सुधरती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना। तो इस बात को आप नोट करें, ऐसा करेंगे तो आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी दोनों टाइप के मेथड्स में, है ना। अच्छा, जैसे हमने बोला था कि जो केसीएल वाली मेथड है, जब हम उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, सर्किट में अप्लाई करते हैं, तो उसको नोडल एनालिसिस बोलते हैं। वैसे ही अब जब केवीएल वाला जो लॉ है, जब हम इसको सर्किट एनालिसिस करेंगे, सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लूप एनालिसिस। जैसे वहां पे वो नोडल एनालिसिस होता था, वैसे ही बच्चों यहाँ पे ये लूप एनालिसिस है। तो जैसे हमने नोडल एनालिसिस के लिए कुछ स्टेप्स लिखे थे, वैसे ही हम यहाँ पे लूप एनालिसिस के लिए बच्चों स्टेप्स लिख लेते हैं और फिर हम उसको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं बाय यूजिंग लूप एनालिसिस, है ना बच्चों। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर एक और हेडिंग डाल लेते हैं और उसमें कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो ये केवीएल है या लूप एनालिसिस है, ये केसीएल से या नोडल एनालिसिस से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा टफ होती है इसको लगाना, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल बढ़ जाता है। ये मैं अभी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो प्रेफर किया करें कि केसीएल से करें, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर जब सारे सवाल केसीएल से हो सकते हैं तो केवीएल पढ़ ही क्यों रहे, क्योंकि बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों। बोर्ड में क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी वो लिख के देता है कि डू बाई केवीएल, तो आपको केवीएल से करना ही पड़ेगा वो क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप केसीएल से कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बोर्ड में ऐसा कर सकता है। कंपटीशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में कभी नहीं कहा जाएगा कि आप केवीएल से करो केसीएल से करो, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन के लिए आप वहां कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, है ना। तो वहां पर जब आप सॉल्व करें तो केसीएल से किया करें। और अगर आपको बोला गया है बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया है, प्रेफरेबल है कि उसको केवीएल से ही करना है, तो फिर आपको केवीएल से ही करना पड़ेगा। इसलिए मेथड सीखना जरूरी है फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, है ना बच्चों। तो आई होप आपको बात क्लियर है। बाकी अभी आपको अंतर समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं आपका न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। तो उसमें देखेंगे कि केसीएल थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं कंपैरेटिवली टू केवीएल। चलिए उसको देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। उससे पहले हम स्टेप लिख लेते हैं जो मैं आपको लूप एनालिसिस के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें लूप एनालिसिस, लूप एनालिसिस, है ना। तो लूप एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे नोडल एनालिसिस, तो मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, वो आप स्टेप्स लिखते जाइए, फिर हम उसको क्वेश्चन के थ्रू स्टेप्स को समझेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे क्या क्या करना है ना। सबसे पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ लूप्स। कोई भी सर्किट दिया हो उसमें कितने लूप होंगे वो हमें आइडेंटिफाई, कितने लूप्स बनाए जा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स, number of loops in a circuit, in a circuit such that all the elements, यहाँ पे एलिमेंट्स का मतलब ये है बच्चों, जैसे बैटरी हो गया, कॉमा रेजिस्टेंसेस हो गया। और अगर बड़ी सर्किट होती है, खैर आपको तो नहीं आएंगी, तो वहां पे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब और भी कुछ आते हैं, लेकिन अभी तो आपको इस चैप्टर में जो है वो बैटरी और रेजिस्टेंस ही मिलेंगी। बाकी आप एटसेट्रा लिख दो। तो जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंसेस हैं, की है ना बच्चों,
वो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ लूप लेना है, मतलब इतने लूप लेना है कि सारे एलिमेंट्स कवर होना है, उससे ज्यादा लूप नहीं लेना है, एक्स्ट्रा लूप नहीं लेना है, उतने ही नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई करना है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए, है ना बच्चों। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन में कि कैसे हम लूप लेंगे, कितने लूप लेंगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारे एक लूप है या दो लूप है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक। फिर उसमें क्या करना है आपको, सेकंड जो स्टेप है, तो उसमें आपको जो है करंट मार्क करना है ना बच्चों। पूरी सर्किट में करंट मार्क करना है, लेकिन करंट उतनी मार्क करना जितने नंबर ऑफ लूप्स आप लिख रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि वो उसी के लिए आप क्या लगाओगे, केवीएल, तो आपकी उतनी ही इक्वेशन बनेगी। इसलिए जितने नंबर ऑफ लूप्स आप आइडेंटिफाई कर चुके हो उतने ही करंट के वेरिएबल्स लेना है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको लिखना है एज्यूम करंट in the circuit with डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन के साथ करंट को एज्यूम करना है सर्किट में। एज्यूम करंट इन द सर्किट विद डायरेक्शन एज वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स के फॉर्म में लेना है, वेरिएबल्स सच एज I1, I2, I3, है ना, ETC अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लूप्स। तो जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतने ही वेरिएबल लेना है, क्योंकि उतनी इक्वेशन बना पाओगे आप, ये बात भी आपको ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लूप्स, है ना बच्चों। तो ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेप है लूप एनालिसिस में, वो है आपका राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KVL, राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KVL इन अ पर्टिकुलर लूप। अब आप KVL लगाओ किसी पर्टिकुलर लूप में, चलना कैसे उस लूप में वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KVL इन अ पर्टिकुलर लूप, तो आप किसी पर्टिकुलर लूप के लिए राइट द इक्वेशन लिखोगे, तो इतने जितने लूप्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, सो दैट वी गेट सेम नंबर ऑफ इक्वेशन एज दैट ऑफ नंबर ऑफ लूप्स। तो हमारे जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी, है ना बच्चों, केवीएल अप्लाई करने के बाद। तो फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम कि सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3, ETC। तो जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं I1, I2, I3, उन सब की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। और एक बार आपको सारी वैल्यूज मिल गई तो सर्किट सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये स्टेप्स अभी आप ध्यान रखें कि नंबर आइडेंटिफाई लूप करें, करंट को एज्यूम करें डायरेक्शन के साथ, I1, I2, I3, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतनी करंट एज्यूम करें, केवीएल इक्वेशन लिखें हर लूप में, चलना कैसा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और इनको सॉल्व करें इक्वेशंस को, तो I1, I2, I3 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ये मिल जाएगी तो सर्किट में कुछ भी पूछा जाए आप फिर आंसर कर सकते हो, है ना। तो दिस आर द स्टेप्स टू फॉलो फॉर लूप एनालिसिस और टू अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें ये लॉ जो है या ये लूप एनालिसिस है उसको अप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए इसको नोट करिए, अब हम नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। तो देखो बच्चों KVL से अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, जब आपने KCL पढ़ा था, है ना।
तो बस आपको ये बताने के लिए कि चाहे आप केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व करें और चाहे आप केसीएल से क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आते हैं ना। सिर्फ ये बताने के लिए मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आपको जहाँ पे मैंने केसीएल पढ़ाया है वहां पे आप देख सकते हो ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, है ना। और आपको समझ में भी आएगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना चाहिए। तो जितने क्वेश्चन हमने केसीएल से पहले किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे फिर से कर सकते हो, किससे, केवीएल से, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन याद होगा, या नहीं है तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें जाके आप देख सकते हो जहाँ पे आपने केसीएल परफॉर्म किया है, केसीएल के नोट्स लिखे होंगे, है ना। तो ये था, ये 2 वोल्ट था, ऐसी एक सर्किट थी बच्चों, ये आपका 10 वोल्ट था और ये आपका 4 वोल्ट था, है ना। तो ऐसी सर्किट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं। अब इससे ये भी अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि किसी सर्किट को केसीएल से सॉल्व करना क्यों आसान होता है ना, ये भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो इसको देखिए, चलिए बच्चों, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कम से कम, क्योंकि आपको पता है जितने नंबर ऑफ लूप्स आप बनाओगे उतनी वेरिएबल्स बनेंगे और उतनी इक्वेशन बनेंगी। तो हमें कम से कम इक्वेशन सॉल्व करके सर्किट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कम से कम इक्वेशन में कम से कम लूप लेना है, ताकि सारे जो वो है बच्चों, जो सारे क्या है बच्चों आपके एलिमेंट्स हैं वो कवर हो जाने चाहिए, जितने भी रेजिस्टेंस और बैटरीज लगी हुई। तो पहले तो आप लूप चुन लो भाई। तो एक लूप तो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला लूप, है ना। तो इसमें ये सब कवर हो जाएंगे। तो ये जो लूप है इसमें कैसे चलना है, ये अगर मैं आपसे बोलूं तो आपकी मर्जी है, कैसे भी चलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लेते हैं कि इसमें बच्चों हम ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कोई पॉइंट ऐसे ए होगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे, वापस ए पे खत्म करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लूप हो गया। लेकिन एक लूप मानने से ये दोनों कवर नहीं हुए, तो एक लूप और मानना पड़ेगा बच्चों। तो इसमें चलो कई बच्चे बोलते हैं कि इसमें सर एंटी क्लॉकवाइज मान लो, एक क्लॉकवाइज मान लिया तो चलो एक एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना बच्चों। तो ये आपका सेकंड लूप हो गया। तो हमने लूप आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो बी से है और बी से हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और ए से हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये 2 लूप मान लिए। लूप में चलना कैसा है ये आप पे निर्भर कर सकता है, आप तो क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज ही चल सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए चिंता नहीं करो। तो मैंने एक क्लॉकवाइज मान लिया, एक लूप एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। अच्छा, इसके और भी कई तरीके हैं, कई बच्चे ऐसे भी लूप मान सकते हैं। अगर जैसे आपको ये सेकंड लूप ऐसे नहीं मानना है, आपको तो इनको कवर करना है, तो आप पूरा ये बड़ा लूप मान सकते हो। देखो ये पूरा जब आप ये छोटा लूप मानोगे और एक ये बड़ा लूप मानोगे तब भी ये दोनों कवर हो जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे वो 2 लूप में। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही 2 लूप माने, या फिर ये मानो और एक बड़ा लूप मानो तो भी ये सब कवर हो जाते हैं, जैसे भी आपको लेना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप 3 लूप मानो, एक ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया, तीसरा और एक बड़ा मान लिया, तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, 3 बार इक्वेशन लिखेंगे आप, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। क्योंकि ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं ना। आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो गए 2 लूप में, तो मिनिमम 2 लूप चाहिए तभी सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। इसलिए हमने मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और वो 2 लूप हैं, ये हमने बता दिया। इसके बाद फिर उसने क्या कहा बच्चों कि यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के साथ अज्यूम करो और फिर यहाँ पर उसको लिखें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बैटरी है यहां से मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। करंट की डायरेक्शन आपके ऊपर है, जैसा भी आपको मानना है, वेरिएबल मानना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर आंसर में अगर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसी मानी है और ये करंट जो है नेगेटिव आ जाए, तो आप समझ जाना जो आपने डायरेक्शन मानी है एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं की है, जो आपने एज्यूम की है करंट की डायरेक्शन वो सही है। अच्छा, ये करंट आप मान लो कि ये आई है, तो ये करंट बच्चों आई जब यहाँ पे आएगी तो आप ध्यान से देखो, तो ये करंट के 2 हिस्से होंगे, एक इस ब्रांच में एक इस ब्रांच में। तो मान लो इस ब्रांच में करंट चली गई है बच्चों कितनी, I1। हम मान लेते हैं इस ब्रांच में कितनी करंट है बच्चों, I1। तो देखो 2 वेरिएबल हो गए, I और I1। अब 2 वेरिएबल से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि लूप आपके पास 2 ही है। तो इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, तो केसीएल लगा लो भाई। अगर यहां से I आ रही थी, यहां से I1 गई, तो यहां से जाएगी I माइनस I1। देखो हमने लिख लिया I माइनस I1, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो यहां से फिर ये I1 वापिस यहाँ पे आएगी बच्चों, और यहां से I माइनस I1 आएगी,
तो यहाँ से वापस आई आ जाएगी। देखो आई माइनस आई वन प्लस आई वन, तो आई वन कैंसिल हो जाएगा, आई वन, मतलब बिल्कुल सब कुछ सही बैठ रहा है। तो हमने करंट को भी वेरिएबल मान लिए और हमने कोशिश की कि उतनी वेरिएबल। अब कई बार बच्चे यहाँ पे आई वन और इसको आई टू मान लेते हैं, तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे बच्चों, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं होंगे 3 वेरिएबल। इसलिए कोशिश करें कि जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतने ही वेरिएबल माने, क्योंकि उतनी ही इक्वेशन लिख पाओगे आप केवीएल से। ठीक है, तो यहाँ से आई तो यहाँ से आई वन निकाल दी, तो यहाँ जो बची केसीएल लगा लो, आई माइनस आई वन, तो आई माइनस आई वन नीचे आई, यहाँ से आई वन आई और फिर से यहाँ मिक्स होकर आई गई, है ना। तो अपनी सर्किट में जो करंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने लूप भी मान लिया है। सेकंड स्टेप, हमने करंट की डायरेक्शन और उसको वेरिएबल मान लिया है, आई और आई वन, तो 2 लूप है तो 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब आप इक्वेशंस लिखना चालू करो लूप्स के लिए। तो सबसे पहले लूप वन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। तो लूप वन में हम कैसे चल रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज, तो ए से शुरू करते हैं और ए पे ही खत्म करेंगे। तो लूप वन के लिए लिखना चालू करो। पहले पोलैरिटी मार्क कर लो, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें करंट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आई। इसमें ये वाली डायरेक्शन में करंट है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस आई वन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। तो हमने सारी पोलैरिटी मार्क कर ली है लूप वन की। अब इसमें घूमना चालू करो। तो ए से चल रहे हो तो वी ए लिखने की जरूरत नहीं है, सारे पोटेंशियल्स का सम कितना होना चाहिए, 0। तो हम तो सब लिखते हैं और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो ए से ऊपर चले क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है, तो ऊपर चलेंगे तो माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे 2 वोल्ट। फिर यहाँ पे देखो प्लस से माइनस घट रहा है तो -4 आई पोटेंशियल है। फिर नीचे आए, घूमकर नीचे आए लूप वन में, तो प्लस से माइनस फिर घट रहा है तो -2 इंटू आई माइनस आई वन। फिर नीचे आए तो घट रहा है -10, है ना। प्लस से माइनस आए तो घट रहा है तो कितना, कैसा लिखेंगे बच्चों, -10 वोल्ट। और वापस ए पे पहुंच गए तो इन सबका सम कितना होगा क्लोज लूप में, 0। दिस इज द केवीएल। तो हमने लूप वन में केवीएल अप्लाई कर दिया है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों कितना आएगा, ये 4i है ना बच्चों, और ये -2i, -4i -2i, तो ये हो जाएगा -6i, ये लिख लिया हमने, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2i1, है ना। तो 4i और 2i, ये 6i -2i1, और ये देखो 2 - 10 तो -8, उधर जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। अच्छा बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर दो तो -3i प्लस i1 इज इक्वल्स टू 4, तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। चलिए, तो i और i1 2 वेरिएबल है, हमने इक्वेशन 1 बना ली है। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे लूप 2 के लिए। दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल है। आपको तो पता ही है जितनी इक्वेशन होती हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने। अब लूप 2 में बी से हम चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन पहले पोलैरिटी मार्क कर लें। तो यहाँ पे तो पोलैरिटी मार्क है इन दोनों में, इसका ये प्लस और ये माइनस, और इसमें करंट नीचे की तरफ है तो ये प्लस और ये माइनस बच्चों, है ना। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो बी से पहले ऊपर चलो, ऊपर जाओगे तो माइनस से प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस लिखो, और यहाँ पे 2 इंटू करंट कितनी है इसमें बच्चों, i1, तो ये पोटेंशियल हो गया 2i1। फिर यहाँ पे आए तो माइनस से प्लस, बढ़ रहा है तो +4 वोल्ट। फिर नीचे आए तो प्लस से माइनस घट रहा है तो -2i माइनस i1 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नीचे आए तो घट रहा है तो -10 लिख लेते हैं और इक्वल्स टू 0। तो ये हमने सेकंड लूप में भी केवीएल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया -2i मल्टीप्लाई होने के बाद, और माइनस प्लस 2i1 और प्लस 2i1, तो +4i1 ये मिल जाएगा बच्चों। और 4 - 10 तो -6, उधर जाएगा तो +6, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -i प्लस 2i1 और इक्वल्स टू 3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको i1 और i की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो निकालते हैं बच्चों दोनों को सॉल्व करके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करो, आप तो ऐसा करो कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कर देते हैं, वो पहले से ही मल्टीप्लाई था वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से एक काम करते हैं कि जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वो ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी वापस से, 6i प्लस
2i1 इक्वल्स टू 8 है ना बच्चों। और नीचे वाली ज्यों की त्यों लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ये हो गया -i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 3 है ना बच्चों। और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस प्लस जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ये प्लस और माइनस 2i1, i1 कैंसिल आउट हो गया, -6i1 प्लस i, तो ये -5i हो जाएगा है ना बच्चों। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 हो गया आपका कितना बच्चों 5। तो देखो i की वैल्यू आई -1। -1 एम्पेयर का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखो। तो -1 एम्पेयर का मतलब है कि आपने जो ये करंट आई मानी है ये एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन में, आपने ऐसे राइट की तरफ माना ना इस आई को, तो ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ऐसे जा रही है ना। अभी हम बना लेंगे दूसरा डायग्राम भी मैं आपको बना के बता दूंगा। अच्छा यहाँ पे अगर आपकी आई आ गई है तो आप अब i1 निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करके निकाल लेते हैं। तो i की वैल्यू रखेंगे अगर -1, तो -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +4, और ये प्लस i1 और इक्वल्स टू ये बच्चों कितना बचा है 4, सॉरी +4 लिख दिया मैंने, 3 लिखना चाहिए मुझे है ना, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, तो -1 इंटू -3 +3 होता है, और प्लस i1 और इक्वल्स टू 4, तो 3 को उधर ले जाओ आप, तो i1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। अच्छा i1 1 एम्पियर आया है और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपने डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल सही है। देखो आप, ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर अगर आप ये वाली ब्रांच में करंट निकालना चाहते हैं, ये वाली ब्रांच में, इसमें, तो ये है i माइनस i1। अच्छा i की वैल्यू है -1 और i1 +1, तो ये हो गया -2। -2 का मतलब जो आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन मानी है वो ऊपर है, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, तो -2 एम्पेयर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हर ब्रांच में आपने करंट निकाल ली। अब इसका अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं करंट्स का, तो आपको ये दिखाई देगा, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 4 वोल्ट, ये आपका 4 ओम, ये आपका 2 वोल्ट, ये आपका बच्चों 2 ओम, और यहाँ पर आपका बच्चों 10 वोल्ट। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन है करंट की 2 ओम, वो कैसी है आप देखो, ये माइनस आया था तो मतलब आपने ऐसी मानी थी, तो एक्चुअल डायरेक्शन जो करंट की वो ऐसी है, कितनी बच्चों 1 एम्पियर। इसमें जो आपने नीचे करंट मानी थी ये माइनस आया, मतलब ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कितनी है बच्चों इसमें 2 एम्पियर। इसमें प्लस आया था, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो सही है, तो इसमें कितनी करंट की बच्चों 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर, यहाँ देखो 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर ऊपर गई, तो 2 में से 1 एम्पियर इधर चली गई और 1 एम्पियर इधर चली गई, और फिर ये 1 एम्पियर इधर आई और ऊपर चलकर 2 एम्पियर मिल गई। तो दिस इज द करंट इन दिस सर्किट। तो इस ब्रांच में 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, देखो डायरेक्शन के साथ बना लिया। तो माइनस आने का मतलब क्या है कि आपका आंसर चेंज नहीं है, माइनस का मतलब जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की है वो अपोजिट है ना बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल सर्किट में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप कैसी भी डायरेक्शन मानो, सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, बस आपको वहां पे केसीएल को सेटिस्फाई करना है। अच्छा जब आपने इसको केसीएल से किया था, नोडल एनालिसिस से, तो देखो बच्चों ये बड़ा ही आसान सवाल था। उसमें आप क्या करते थे, इसको 0 मानते थे, इसको 0 मानते थे, इसको 0 मानते थे, ये 0 तो ये 2 हो जाता था, ये 0 तो ये 10 हो जाता था, ये 0 है तो यहाँ का नहीं लिख पा रहे थे, तो याद करो इसमें x लिख दिया था, तो ये आपका x - 4 हो गया था। तो आपको एक ही बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी थी, i1 i2 i3 मानकर, आपको 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा आसान कौन होता है, उसमें एक इक्वेशन कम ही बनती है हमेशा केसीएल में, 99% क्वेश्चंस में। इसलिए केसीएल इज मोर इजियर टू अप्लाई देन केवीएल, है ना बच्चों। लेकिन मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में पर्पसली वो पूछ लेता है कि केवीएल से सॉल्व करो, तो अगर आप उसको केसीएल से कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है ना। और अगर आप वहां जाके देखेंगे, जब हमने इसको x निकाल के केसीएल से किया था, तो ये सेम करंट आ रही थी, ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। आप जाके नोट्स चेक कर सकते हो या लेक्चर में देख सकते हो, है ना। तो चेक करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेंगे। तो ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि केवीएल और केसीएल को अप्लाई करने पर
आपके आंसर अलग अलग। तो केवीएल और केसीएल जब आप अप्लाई करते हो किसी भी क्वेश्चन में, उसमें आंसर सेम रहते हैं बच्चों, आंसर अलग नहीं आते हैं। अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि ये टेक्निक से अलग अलग, लेकिन एक ही सर्किट को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो आंसर कैसे चेंज होगा? आंसर तो वही रहेगा ना। इसलिए अगर कभी गलत आए तो आप समझ जाना या तो आपने केसीएल गड़बड़ किया या केवीएल गड़बड़ किया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप दोनों मेथड से करें, केवीएल से भी और केसीएल से भी। इससे क्या होगा कि आपके साइमल्टेनियसली दोनों जो प्रोसीजर्स हैं, केवीएल केसीएल, दोनों की प्रैक्टिस हो जाया करेगी, है ना। क्योंकि बोर्ड अगर आपको देना है तो बोर्ड में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। बाकी कंपटीशन की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप केसीएल लगाओगे बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी, और उसको ऑप्शन को टिक कर सकते हो आप, है ना बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखें। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं इसमें 2-3 सवाल और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि हम क्लास में कुछ सवाल इसके प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, केवीएल पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सर्किट थ्योरी आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर्किट थ्योरी से सवाल नहीं बनने वाला। और मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कहीं से सवाल आता है, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, तो सर्किट थ्योरी वाला पोर्शन से आता है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से आता है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर बच्चों, लेट्स सपोज 4 ओम का, फिर नीचे ये सर्किट गया है, यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है जो 1 ओम का है, फिर ये सर्किट यहाँ पे नीचे आया है, फिर यहाँ से एक सर्किट 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ये नीचे बच्चों आया है यहाँ पर, फिर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे आके ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट की है ऐसा बोला गया है, ठीक है बच्चों। तो आपसे बोला गया है कि करंट फाइंड आउट करना है हर ब्रांच में बाय केवीएल, है ना। तो हमें केवीएल से ही करना है। बाकी बाद में आप घर पे चाहें तो इसको होमवर्क के फॉर्म में लिख सकते हो कि केसीएल से भी निकाल के देखना है, और दोनों से आंसर मैच करना है, सेम आंसर आने चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लूप आइडेंटिफाई करो। चलिए, तो मेरे पास 2 लूप मुझे आइडेंटिफाई करने को मिल रहे हैं, एक ये वाला लूप और एक ऊपर वाला लूप। तो इन दोनों में चलने का रास्ता जो है वो आपको डिसाइड करना है, कैसे भी चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे कैसे चलेंगे बच्चों, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज चला, इसमें भी एक काम करो क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं, है ना। तो इसमें भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं लूप 1 में, और सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो 2 लूप जब हमने देखे तो सारे एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, इसलिए और लूप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम लूप रखेंगे तो कम से कम वेरिएबल सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने कर लिया बच्चों, है ना। तो आप ऐसा समझो कि ये वाला लूप 1 हम ए पॉइंट से चलेंगे क्लॉकवाइज, और लूप 2 में हम बी से चलेंगे क्लॉकवाइज और बी पे पहुंच जाएंगे ना। ऐसे मार्क कर लिया करो, उससे आसानी होती है। अब मेन बैटरी से मेन करंट मान लो यहाँ पे आई आ रही है, करंट वेरिएबल मानना है, डायरेक्शन लेना है, तो मैंने ऐसी डायरेक्शन ले ली। आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो, अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो अपने आप आंसर नेगेटिव आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस 1 ओम से मान लो करंट I1 चली गई, तो 4 ओम से कितना चले गए बच्चों, I2 नहीं लेना है, तीसरा वेरिएबल नहीं करना है। I1 I2 दो वेरिएबल हो गए, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर लो। तो I में से I1 इधर चला गया, तो यहाँ से कितना बचेगा अब, I माइनस I1, तो कर लिया। अब यहाँ से I माइनस I1 जाएगा, यहाँ से I1 आएगा, तो यहाँ से वापिस I आ जाएगी बच्चों, है ना। ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा और वापस I मिल जाएगी। देखो सब कुछ सही बैठ रहा है, बैटरी में जितनी करंट गई थी उतनी करंट आ रही है। ये तो बैटरी का रूल है, क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो, तो ये हमने सारा काम कर लिया है। अब लूप में चलने बस की देर है, उससे पहले आप पोलैरिटी मार्क कर लो। तो हम यहाँ पे पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए। ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट भी ऐसे ही जा रही है, यहाँ से ऐसे आके ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, और इसमें करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस। तो सबसे पहले हम लूप 1 के लिए लिखेंगे केवीएल। तो लूप 1 के लिए केवीएल लिखो बच्चों। तो ए से चलो, तो ऐसे ऊपर गए तो ये तो कनेक्टिंग वायर है, कुछ नहीं मिला, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला। फिर आगे गए तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, और प्लस से माइनस जा रहा है तो घट रहा है तो I इंटू 1, I1 इंटू 1, तो ये पोटेंशियल हो गया, घट रहा है तो माइनस साइन। फिर आगे बढ़े तो 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये भी प्लस से माइनस तो घट रहे हैं,
तो रेजिस्टेंस इंटू करंट 2 इंटू आई, इसमें से करंट आई है तो 2 आई हो गया। फिर नीचे आए, यहाँ आए तो माइनस से प्लस बढ़ रहे हैं तो प्लस टेन इक्वल्स टू वापिस ए पे पहुंच गए तो कंप्लीट कर लिया लूप, तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0। चलिए आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा हमने कैसे लिखी हुई है। फिर आप अगर इसको उधर ले जाओगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे और इक्वल्स टू 10 के बराबर आएंगे, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, 2I2, सॉरी I2 लिख रहा हूँ, I2 तो है ही नहीं, I1 प्लस 2I इज इक्वल्स टू 10, तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चों। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए तो वो सेकंड लूप से मिलेगी, तो लूप नंबर 2। तो अब लूप नंबर जब 2 सॉल्व करेंगे तो बी से चल रहे हैं और इसमें भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना बच्चों, तो बी से ऊपर गए, कनेक्टिंग वायर है, कुछ नहीं मिला, इधर गए तो 4 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, प्लस से माइनस मतलब माइनस घट रहा है, 4 इंटू इसमें करंट कितनी है बच्चों, आई माइनस I1, तो आई माइनस I1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आए, कुछ नहीं मिला, इस तरफ आए, बी की तरफ आना है ना, तो माइनस से प्लस बढ़ रहा है तो प्लस I1, 1 इंटू I1 तो I1 ही लिखेंगे, इक्वल्स टू बच्चों 0। तो यहाँ पे देखो आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस 4I1 प्लस I1, तो ये हो गया 5I1 और ये माइनस 4I हो जाएगा, है ना बच्चों, और इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 2I1 प्लस 4I इज इक्वल्स टू 20, और सेकंड इक्वेशन ज्यों की त्यों लिख लो, तो 5I1 माइनस 4I इज इक्वल्स टू 0। तो इनको अगर आप ऐड करो तो 4I1 कैंसिल, तो ये हो गया 7I1 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से बच्चों I1 की वैल्यू निकल आई 20/7 एम्पेयर, और पॉजिटिव आई का मतलब पॉजिटिव करंट का मतलब ये है कि जो आपने एज्यूम किया है डायरेक्शन वो बिल्कुल सही है, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है I1 जो है, और उसमें 20/7 एम्पेयर की करंट है। फिर अगर ये 20/7 एम्पेयर की करंट है तो I2 निकालो, तो I2 निकाल लोगे तो आपने प्लस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो ये हो जाएगा 20/7 प्लस 2I इज इक्वल टू 10, तो 20/7 वहां चला जाएगा तो 10 माइनस 20/7, है ना बच्चों। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो 70 माइनस 20, तो ये 50/7, तो 2 से काट दो तो 25/7 आ जाएगा, तो 25/7 एम्पेयर ये आपकी मेन करंट है। तो मेन करंट आ रही है, पॉजिटिव आया है मतलब डायरेक्शन वही है 20/7, फिर 25/7 में से आपका 20/7 इसमें चला गया बच्चों, तो ये कितना बचेगा I माइनस I1, तो 25/7 माइनस 20/7, तो ये बच गया आपका 5/7 एम्पेयर, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है मतलब ये भी सही है। तो देखो सारी करंट्स हमने निकाल ली बाय यूजिंग केसीएल। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि केसीएल कैसे अप्लाई किया जाता है और इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो देखिए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन अगर केवीएल से करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा। टफ क्वेश्चन कब होगा, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आने लगे, मतलब ऐसा सवाल ले लेते हैं जिसमें हम 3 वेरिएबल्स आएंगे, 3 लूप्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये 3 ओम, ये बच्चों आपका जो है 3 वोल्ट की बैटरी है, नीचे इस तरीके से है। फिर यहाँ पर आपका एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये आपकी बैटरी है कितनी बच्चों, 2 वोल्ट की, और एक और ब्रांच इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ये ब्रांच है 5 ओम रेजिस्टेंस की, है ना। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया है। अब आपको हर ब्रांच में करंट पूछा गया है निकालने को, तो करंट निकाल देते हैं भाई। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द लूप, सारी एलिमेंट कवर हो जाए। तो यहाँ पे तो बच्चों मुझे 3 लूप दिखाई दे रहे हैं जिसमें सारे एलिमेंट कवर होंगे। पहला लूप ये, फर्स्ट, सेकंड लूप ये, सब में मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, कैसे भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मुझे जो जिस समय जो समझ में आता है मैं तो उस तरीके से घूम लेता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, मैंने तीनों में एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया।
फिर करंट की डायरेक्शन मार्क करो, तो मान लो यहाँ से करंट गई आई, तो बच्चों इसमें करंट आई है। अच्छा, इस ब्रांच में मान लो कि करंट चली गई I1, तो अगर यहाँ पे I1 चली गई बच्चों, तो यहाँ से कितनी बची, I माइनस I1। फिर मान लो कि इसमें से I2 चली गई, तो अब कितनी बची यहाँ पर, I माइनस I1 में से I2 गई, तो माइनस I2। तो ये करंट इससे पास हो रही है। तो तीन वेरिएबल आ गए बच्चों, तीन लूप है, तीन वेरिएबल आ गए, I, I1 और I2। और फिर यहाँ से जब I माइनस I1 माइनस I2 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो I2 I2 कैंसिल, तो यहाँ से वापस I माइनस I1 बच जाएगा। फिर यहाँ से I1, I माइनस I1, तो I1 I1 कैंसिल होगा, तो वापस I आ जाएगा। देखो पूरा KCL बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब हम KVL लगाते हैं, तीन लूप हैं, तीनों में चलना है, तो पोलैरिटी मार्क कर लो पहले। तो ये प्लस, ये माइनस, करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस माइनस, नीचे आ रही है तो प्लस माइनस, बैटरी में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, है ना बच्चों। पोलैरिटी मार्क करना आता ही है आपको। अब हम इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखें, KVL। तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मान लो मैं A से घूमूंगा, यहाँ पे B से घूम लूंगा, यहाँ पे C से घूम लूंगा, है ना बच्चों। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ऊपर चढ़ो तो माइनस से प्लस, तो प्लस बढ़ रहा है तो +5, फिर प्लस से माइनस तो घट रहा है, तो 2 इंटू करंट है I। फिर यहाँ पे पहुंचे तो 3 ओम में आ गए, तो 3 ओम में प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो -3 I1, और नीचे आए तो ये प्लस से माइनस, तो -3 वोल्ट, और ये कनेक्टिंग वायर है, वापिस A पे आ गए, तो इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनी बच्चों, वो कितनी हो गई, ये आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -2I -3I1, और ये 5 -3 उधर जाएगा तो -2। तो अगर आप हर जगह से माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2I1, सॉरी 2I1 बोल दिया मैंने, 2I, है ना, माइनस माइनस हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो 2I प्लस 3I1 इक्वल्स टू 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई बच्चों पहले लूप से। अब आप लूप 2 में लगाओ, तो आप लूप 2 में लगाओगे, तो लूप 2 में B से चलो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ऊपर चले तो माइनस से प्लस, तो +3 हो गया, फिर माइनस से प्लस, तो ये हो गया +3I1। फिर इस साइड आ गए, तो यहाँ पे जब आए आप प्लस से माइनस तो घट गया, तो 4I2। फिर यहाँ पे आए तो माइनस से प्लस बढ़ गया, तो +2 इज इक्वल टू 0, वापिस B पे पहुंच गया। अब इसमें लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3I1 -4I2, और ये 3 + 2 ये 5 है बच्चों, है ना, तो उधर जाएगा तो -5। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आपको लूप 2 सॉल्व करने से इक्वेशन 2 आ गई। वैसे ही आप लूप 3 सॉल्व करो बच्चों, तो लूप 3 सॉल्व करोगे तो C से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ऐसे ऊपर गए तो प्लस से माइनस घटे तो -2, फिर माइनस से प्लस बढ़े तो 4I2, फिर यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस घटे तो -5, और ब्रैकेट में लिखेंगे I, ये I है ना, I है, I माइनस I1 माइनस I2, और इज इक्वल्स टू आप 0, वापिस C पे पहुंच गए। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -5I माइनस माइनस प्लस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 4I2, तो 9I2, है ना बच्चों, और ये -2 उधर जाएगा तो ये +2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व करना आपका धर्म है, तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर I1 I2, और जब फाइनल आंसर मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर बच्चों आपको मैं बताऊं, तो ये सवाल देखो 3 इक्वेशन में सॉल्व होगा। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना भी अपने आप में एक टफ टास्क होता है, काफी टाइम लगेगा आपको, फिर भी आप सॉल्व करिएगा इनको। लेकिन इसको अगर आप नोडल एनालिसिस करते ना, तो ये सवाल बड़ा ही आसान था। देखो आप इसको 0 0 मान लेते, और ऊपर यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल लिख सकते थे, और ऊपर नहीं पता तो x मान लेते, तो एक ही पोटेंशियल आता, ये भी x, ये भी x, ये भी x, और ये भी x। तो जब आपका एक ही पोटेंशियल x आता, तो सिर्फ आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, आपको 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो KCL से ये सवाल बहुत ही आसान था, जबकि KVL से ये सवाल काफी टफ हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 99% केस में जो सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें KCL ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली टू KVL, क्योंकि उसमें इक्वेशंस कम बनती है।
तो आपको जो मैथमेटिकल एनालिसिस वो कम करना होता है। तो हमेशा अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो आप प्रेफर केसीएल करो, लेकिन अगर आपको वो बोल रहा है कि पर्पसली आपको करना ही है केवीएल से, तो मैंने आपको केवीएल सिखा दिया, तो आप इजिली केवीएल लगा सकते हो ना बच्चों। तो आई होप काफी क्वेश्चंस हैं, अब आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे केवीएल की, तो बहुत ही आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने केवीएल केसीएल दोनों मेथड आपको सिखा दिए सर्किट एनालिसिस के लिए। अब कुछ ऐसी रैंडम क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि केवीएल से करो केसीएल से करो, आप जिससे चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ये है, इस तरीके का एक सर्किट था, ये आपको बोला था 10 वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे ये 2 ओम है और यहाँ पे ये 3 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। फिर ये जो सर्किट है यहाँ कनेक्ट होती है, फिर और नीचे इस तरीके से यहाँ पे एक और बैटरी लगा दी उन्होंने 4 वोल्ट की। फिर यहाँ से नीचे एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया 5 ओम का। फिर यहाँ से और अगर नीचे जाएं तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से एक बैटरी लगा दी गई है 5 वोल्ट की। यहाँ पे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। फिर यहाँ पे ये इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर बच्चों 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। यहाँ पे फिर से एक बैटरी कनेक्टेड कर दी गई है 3 वोल्ट की, और ये सर्किट यहाँ जाके कंप्लीट होता है। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पॉइंट बोला गया है ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बोला गया है बी पॉइंट है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था इसमें कि VA माइनस VB निकालो, है ना। और दूसरा ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 3 ओम का एक ही रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से, हाँ। तो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो करंट भी आ जाएगा, यही पूछा है ना आप। अब देखो बच्चों, कई बार तो बच्चे सर्किट देख के घबरा जाते हैं। अगर इसको लूप से कोई बच्चा सोचे कि लूप उसने पढ़ाओ, नोडल ना पढ़ाओ, तो 1 2 3 4 लूप बन जाएंगे, तो हो गया, फिर वो तो सॉल्व होने से रहा। 4 लूप की इक्वेशन 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना बच्चों। इसलिए इसको नोडल से करो, ये बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको तो शुरू कर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो आप किसी भी एक पॉइंट पे बच्चों 0 लो, तो जहां पे देख लो कि ज्यादा मैक्सिमम वो हो रहा है, वहां पे आप 0 ले लो। जैसे ये 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट के अक्रॉस 0 ले लो, यहाँ पे 0 मान लो, कहीं पे भी मान सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को आप 0 मान लो। तो अगर ये 0 मानोगे तो जो VA वाला पॉइंट है वो भी 0 पोटेंशियल पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है। अच्छा, यहाँ 0 माना तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 10 वोल्ट, है ना। ये तो हमें पोटेंशियल लिखना आता है। अच्छा, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 10 वोल्ट है, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 10 वोल्ट है, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ये भी कनेक्टिंग वायर है तो 10 वोल्ट है। देखो सब जगह पे आ गया। अच्छा, ये 10 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हो आप -4, तो ये 6 वोल्ट बचेगा। और अगर ये 0 है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 3 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे 6 है तो 6 - 5, तो यहाँ का पोटेंशियल भी आप लिख सकते हो बच्चों, कितना, यहाँ पे 6 है, -5 करोगे तो 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ये 10 है तो इसमें 3 बढ़ जाएगा, तो ये 13 वोल्ट। अब देखो A का 0 है और B का 13 है, बाकी तो निकालना नहीं था, लेकिन मैंने सब निकाल दिया, क्योंकि अगर कोई और क्वेश्चन पूछता तो भी निकाल देता। अब देखो, ये देखने में कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करने में नहीं है। अब VA माइनस VB पूछ रहा है, क्या है उसमें, निकाल लो भाई। आपको दोनों का पोटेंशियल तो पता चल गया, VA का भी और VB का भी, माइनस VB, तो निकाल दीजिए। VA 0 है, माइनस VB जो है वो 13 है, तो -13 वोल्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है -13 वोल्ट। उसके बाद आपको सेकंड का अगर आंसर चाहिए करंट, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट की डायरेक्शन ये है, हाइयर से लोअर, ये हमें पता चल गया बच्चों। तो करंट भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 3 ओम में करंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 - 0, तो ये 13 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 3 ओम, ये एम्पियर आ गया करंट। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हो गया, है ना। अब बच्चे कई बार सर्किट देखकर घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा सर्किट है, कैसे सॉल्व होगा। आपको तो जो मैंने मेथड बताया है, टेक्निक बताया है, उसको अप्लाई करते जाओ,
काफी जगहों पर वैसे ही सॉल्व हो जाता है, और हर जगह पे पोटेंशियल अगर आप लिख पा रहे हो तो यहाँ पे तो एक्स भी नहीं मानना पड़ा, कोई वेरिएबल भी नहीं आया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। और आपको कहीं पे भी पूछ ले, इसके अक्रॉस करंट पूछ ले, इसके अक्रॉस करंट पूछ ले, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ ले, कुछ भी आंसर बोल सकते हो, आप बता सकते हो कि नहीं भाई, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो कई बार आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, सॉल्व करने में टफ नहीं होता है, तो सॉल्व जरूर करें उसको एक बार। तो देखो बच्चों, एक और अच्छे एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, तो मैं आपको जो सवाल बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है इस तरीके से, फिर यहाँ पर नीचे एक उन्होंने बैटरी लगा दी थी, ये बैटरी 10 वोल्ट की थी, फिर यहाँ से ऐसा कनेक्शन किया हुआ था, फिर एक कनेक्शन ये कर दिया था, ये 6 ओम रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से एक और बैटरी ऐसे जोड़ दी गई थी नीचे, ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट कर दिया गया था। और आपको बोला गया था कि 2 पॉइंट्स है बच्चों, एक ये Q पॉइंट बोला गया है और एक ये P पॉइंट बोला गया है। तो 2 पॉइंट है P एंड Q। तो आपसे पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा गया था Vp माइनस VQ कितना होगा, या VPQ पूछा था, दोनों की बात एक ही है, Vp माइनस VQ बोलो या VPQ बोल दो, है ना, दोनों की बात तो एक ही है भाई। तो आपसे ये सवाल पूछा गया था, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कई बार इस क्वेश्चन को करते हुए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, आप एक नियम याद रखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक चीज देखें भाई, अगर इस 10 वोल्ट ने I1 करंट दी है, तो ये करंट I1 ऐसे आएगी बच्चों, तो यहाँ से कौन कितनी करंट बैटरी में जाएगी और कितनी करंट यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे I1 करंट ही जाएगी, क्योंकि बैटरी का रूल है ये कि बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड करेगा, जितने चार्जेस उससे फ्लो होंगे, उतने ही चार्ज उसके नेगेटिव टर्मिनल में भी इंटर होंगे, क्योंकि बैटरी नेवर प्रोड्यूसेस चार्ज, ना वो चार्ज को क्रिएट करती है ना डिस्ट्रॉय करती है, बस चार्ज को वो एनर्जी देने का काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना चार्ज यहाँ से निकला है उतना चार्ज आया भी होगा, तभी तो वो एनर्जी लेके जाएगा। अगर कम हो गया तो इसका मतलब बैटरी ने खा लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ये वाली बैटरी की पूरी करंट इसी सर्किट में घूमती रह जाएगी तो इससे कितनी करंट जाएगी, कुछ भी नहीं। वैसी कहानी यहाँ पर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से I2 करंट जाएगी, तो यहाँ से भी I2 आना पड़ेगा, बैटरी में वापस कितनी आएगी करंट, I2, तो यहाँ पे कोई करंट यहाँ नहीं जा सकती, तो इस लूप की भी कोई करंट यहाँ नहीं आ सकती, इस लूप की भी कोई करंट यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि बैटरी जितना करंट देगा उतना करंट लेगा, ये उसका फंडा है, नियम ही है वो। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट आती है उतनी ही सेम करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे इंटर होती है, उतने ही चार्जेस। तो 6 ओम के थ्रू करंट कितना हो गया, 0। अगर 6 ओम के थ्रू करंट 0 है, तो इसका मतलब इस 6 ओम में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। भाई रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब आपका बच्चों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपनी अपनी बैटरी अपनी अपनी करंट ले रही है, 6 ओम पे तो कोई करंट गई ही नहीं, तो अगर कोई करंट गई ही नहीं है तो उसमें करंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। तो जब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, एक रूल हमेशा याद रखना इन इस तरीके के सवालों में जो यूज होता है, कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of battery must be same as the current entering through नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो हमेशा याद रखना, जितनी करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतनी करंट पक्का नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगी। दिस इज द रूल ऑफ बैटरी, ये आप याद रखिए बच्चों, है ना, इस बात को। क्योंकि आप चाहें तो कारण भी ले सकते हैं, बिकॉज बैटरी नेवर प्रोवाइड्स चार्ज, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं,
बैटरी नेवर प्रोवाइड चार्ज, वो चार्ज प्रोवाइड नहीं करता कभी भी बैटरी, है ना, सिर्फ चार्ज को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, नेवर प्रोवाइड चार्ज। इसलिए ये रूल है बैटरी का, तो इस रूल को हमेशा याद रखें तो आपसे बन जाएगा। अब देखो इस सवाल को किया जा सकता है बड़ी आसानी से। हमें तो Vp माइनस Vq लेना है, तो Q का पोटेंशियल जीरो ले लो एक काम करो। तो Q का पोटेंशियल जीरो है तो इस यहाँ का पोटेंशियल लिखो, तो यहाँ पे 6 बढ़ गए, तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल, ये कनेक्टिंग वायर तो ये भी 6 वोल्ट है। अच्छा यहाँ से तो करंट पास हुई नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो ये कनेक्टिंग वायर जैसा ही है क्योंकि करंट नहीं है, तो यहाँ 6 वोल्ट है तो यहाँ भी 6 वोल्ट है। अच्छा यहाँ 6 वोल्ट है तो P पर कितना होगा, 10 बढ़ जाएगा तो 16 वोल्ट। तो P का 16 वोल्ट है और Q का 0 है, तो Vp माइनस Vq का आंसर डायरेक्टली बच्चों कितना है, 16 माइनस 0 दैट इज 16 वोल्ट। तो दिस 16 वोल्ट इज आवर आंसर, 16 वोल्ट ही अपना आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए ना। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये बैटरी का जो रूल है ये यूज में आता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन अभी हमने किया है इसी टाइप का एक और क्वेश्चन एक दूसरे एग्जाम में पूछा गया था और उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। वो चेंज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने ये कर दिया था कि यहाँ पर तो 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया था और यहाँ पे वो बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की ही थी, और फिर ये ऐसे वापस, और यहाँ पर जो है वो बच्चों रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस अब 2 ओम का था, और यहाँ पर एक उन्होंने बैटरी अप्लाई कर दी थी, है ना, ये अंतर था। यहाँ पे उन्होंने एक और बैटरी लगा दी थी, पहले इस ब्रांच में बैटरी नहीं थी, अभी इस ब्रांच में बैटरी भी लगा दी। तो बैटरी लगा दी है कितनी, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई थी। फिर ये ऐसे गया था, फिर यहाँ पर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया था, और यहाँ पे ये सर्किट इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो है ये 4 वोल्ट बोल दिया गया था, और फिर ये जो है इस तरीके से क्लोज कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये अब इस क्वेश्चन में था, फिर से वही बात, यहाँ पे एक पॉइंट Q मान लिया गया था और इस पॉइंट को P मान लिया गया था, है ना। तो आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए बच्चों Vp माइनस Vq क्या है, Vp माइनस Vq, है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अंतर क्या आया था कि आपकी जहां पे पहले ब्रांच में सिर्फ रेजिस्टेंस था वहां बैटरी लगा दी थी। अब कई बार ये देखकर बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ बैटरी लगा दी तो अब तो पक्का 2 ओम में करंट होगी। देखो बच्चों ऐसा नहीं होता, पहले तो आप बैटरी का रूल लगाओ, तो अगर इसमें से करंट I1 गई है तो इसमें से करंट पक्का I1 ही जाएगी, क्योंकि जितनी करंट बैटरी देगा उतनी करंट लेगा। वैसे इसमें करंट I2 आया है तो वापस इसमें I2 ही आएगी, तो ये अपने लूप में घूमेगी, ये अपने लूप में घूमेगी, कोई भी करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी, तो इस ब्रांच से करंट अभी भी जीरो ही होगा, भले ही यहाँ बैटरी लगी है। लेकिन अगर ये बैटरी कोई करंट फ्लो भी कराएगा तो वो करंट घूमकर वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल पर कभी नहीं आ सकती। तो अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो ये करंट फ्लो कराएगा ही नहीं भाई। अगर जितनी करंट वो पॉजिटिव टर्मिनल से देगा वो वापस लौट कर अगर नेगेटिव टर्मिनल पर नहीं आई तो इसका मतलब बैटरी करंट फ्लो करा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे करंट अभी भी जीरो है, भले ही बैटरी लगी है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी करंट पहुंच नहीं सकती वापस, है ना। इसकी ये वाली बैटरी की अपनी करंट आ गई, ये वाली बैटरी की अपनी करंट आ गई, तो यहाँ पे कोई करंट आने का सवाल ही नहीं उठता, और ये बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि लौट कर इसके पास करंट नहीं आएगी, क्योंकि इसका कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। तो करंट तो यहाँ पे अभी भी जीरो ही होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अब अंतर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में आता है, क्योंकि अब ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा, रेजिस्टेंस में नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो जब तक करंट नहीं है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बैटरी लगाओगे तो उसका तो पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा आपको, है ना बच्चों। तो अगर Q पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल जीरो मान लिया तो ये 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट है, तो जब आप यहाँ लिखोगे तो 2 वोल्ट और बढ़ेगा, तो ये 4 से 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। लेकिन रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं है, वो जीरो है, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये 6 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट रहेगा, और ये 10 है तो बढ़कर ये 16। तो अभी भी देखो आंसर जो है, भले ही डाटा वगैरह चेंज है लेकिन डाटा ऐसा हो गया कि आंसर अभी भी 16 ही वोल्ट आ रहा है। तो Vp माइनस Vq जो है वो है Vp 16 माइनस 0, तो बच्चों आपका Vpq हो गया 16 वोल्ट। तो देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे अगर आपको
आपको सवाल दिए जाए तो आप ऐसा नहीं सोचना कि बैटरी लगी है तो वो पक्का करंट देगी। अगर वो जितनी करंट दे सकती है उतनी वापस नहीं लेगी तो करंट नहीं प्रोवाइड करती फिर, है ना, भले ही किसी ब्रांच में लगी हो। तो आई होप आपको समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया ना। तो इन क्वेश्चन को इन तरीके से सॉल्व किया जाता है और लॉजिक मैंने आपको बता दिया है।